हाँ, तो अपन जो सीरीज़ चलाई है, सीरीज़ का आप फिर बता दूँ मैं आपको, फिर रिवाइज़ करा देता हूँ इस बात को। ये 12 नंबर का मामला है और बिल्कुल हल्के से आप आधा घंटा 20 मिनट, क्योंकि आज का वीडियो तो बिल्कुल छोटी सी क्लास है आज की, तो मतलब कोई क्लास तो 20 मिनट की, कोई आधे घंटे क्लास होगी, आराम से समझ में आ जाएगी। इसलिए मैंने डिफरेंट अलग अलग चैप्टर का सबके डिफरेंट क्लास बनाई है, ताकि आपको पता भी नहीं चले और 12 मार्क्स की तैयारी हो जाए। और होगा क्या, देखो होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और हमें उसको कैसे टैकल करना है भाई, कैसे उसको डील करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आप ये मत सोचना कि मैं कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनको अपन को थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि अच्छे से लिखना होता है, इसलिए इसका पूरा बेनिफिट लेना है। ठंडी मत ऐसा लूज मत पड़ जाना, बिल्कुल मेहनत आपको अच्छे से करनी है। और हर एक चीज़ पूरी कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश सब कुछ कराऊंगा मैं, क्योंकि टारगेट 95 का अपन ने लिया है, तो ऐसे ही कोई मजाक में थोड़ी ना बन जाएगा। इसलिए बड़े इंटरेस्ट के साथ में ये जितने भी 18 वीडियोज़ आएंगे, 18 क्लास होगी, ये कंप्लीट सीरीज आपको लेनी है हमेशा एक। अगर मुझे लगा तो मैं हो सकता है कल परसों में 2-2 भी कर दूँ, लेकिन आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। मेरे साथ के साथ तैयारी करनी है। 80 नंबर का पेपर हिंदी का होगा, 80 नंबर का पेपर मेन सब्जेक्ट का होगा। तो कितना हल्के में इजीली पढ़ के अपन 80 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाना एक बहुत बड़ी बात है। आज अपनी सेकंड व्याख्या रहेगी, और मतलब पद्यांश बोल दो चाहे काव्यखंड का कोई सा बोल दो, वो रहेगा चैप्टर 2 आलोक धनवा का, ठीक है। आलोक धनवा ये अपन पढ़ेंगे आज, आलोक धनवा बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग। अपने इनका जो पोपड़ा था अपन इनका लेखक परिचय, वो तो अपन पढ़ चुके। आज अपन बात करते हैं इनकी पहली, ऐसा मान लीजिए कि जो कविता इन्होंने लिखी है पतंग। और ये तो आपने सुना होगा, जब भी जैसा मान लीजिए जनवरी का महीना आता है, हालांकि स्टार्टिंग तो सर्दी के आते ही शुरू हो जाते हैं बच्चे तो, ठीक है, दिसंबर से ही वो काटा देखा होगा आपने। बस वही पूरी पतंगों की स्टोरी है इनकी, 4 पूरी रहेगी, पूरी मुश्किल से 4 स्टोरी, मतलब 4 पैराग्राफ अपने पास में है। बहुत ईजी है, फिर भी थोड़ा लिखना आना चाहिए। जैसे कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, ठीक है। अब यहीं से आपको देखना है कि ये भादो का मतलब भादवा का महीना, और भादवे के महीने में या भाद्रपद के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तेज़ बारिश, ठीक है। तो वो जैसे ही जाती है उसके बाद में विंटर वैकेशन यानी कि ठंड शुरू हो जाती है। वही बात है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, ठीक है, भादवे का महीना गया, भाद्रपद गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया, है ना। खरगोश की लाल आंखों का मतलब जैसे रेड कलर का सवेरा, सूर्य उदय हुआ, ठीक है। और शरद का मतलब है शीत ऋतु, जो ठंड आ गई, वो शीत ऋतु आई। पुलों को पार करते, पुल का मतलब ब्रिज, यहाँ पुल का मतलब ब्रिज, पूरे बड़े बड़े पुल जो नहीं होते उनको पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले का मतलब यहाँ पर है उनकी लाइट से, धूप से, क्योंकि थोड़े दिनों में अपन को धूप अभी तो चुभ रही होगी, लेकिन थोड़े दिनों में हमें धूप बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। और उस टाइम पर ये मेनली जाएंगे पतंग उड़ाने पर, कि जो बच्चे होते हैं वो ठंड आते ही छतों में चढ़ जाते हैं, और फिर बीच में थोड़ी थोड़ी धूप जो आती है, एटमॉस्फेयर उस टाइम पे बिल्कुल ड्राई रहता है, सूखा रहता है, ठीक है। और जो हमारा सर्दी के अंदर क्या होता है कि जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर, वो हल्का होता है एकदम, ठीक है, मतलब साफ़ होता है, उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह, नमी वगैरह नहीं रहती। इस वजह से कोई भी हल्की चीज़ ईजिली उड़ने में ईजी रहती है। तो वही बात करेंगे कि पतंग उड़ाते हैं बच्चे, उनको बहुत सही लगता है, और थोड़ी थोड़ी धूप भी आती रहती है, वो सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, ठीक है। तो अपन अगर पहले बात करते हैं इतनी सी 4 लाइनों, क्योंकि फिर एक साथ तो ज़्यादा हो जाएगा, पहले 4 की बात करते हैं। तो प्रसंग अपन बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा, ठीक है, धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह, जो जिसका नाम है दुनिया रोज बनाती है, ये उनका काव्य संग्रह, और उसकी जो कविता है वो है पतंग। अभी अपन बात कर ली पतंग, ठीक है, ये पतंग का है, से लिया गया है। यहाँ तक तो वही कल वाला सेम है, बस आपको 2 चीज़ चेंज करनी थी। दुनिया रोज बनाती है, इसका नाम हो गया, कविता का नाम हो गया पतंग। इसमें कवि ने प्रकृति के मनोरम छटा और बाल मन की पूरी चैप्टर, ये लगभग बच्चों की बातें करेंगे। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कैसे वो पतंग उड़ाते टाइम कुछ नादानी कर जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो कभी कभी छत से गिरने का बहुत डर रहता है, और कभी गिर भी जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि जब और बीच में उनकी वो काटा वाली बिल्कुल शानदार सी किलकारियाँ, जिसे अपन कहते हैं आवाज़, ठीक है, वो करते हैं। और कभी कभी तो ध्यान भी नहीं रखते कि छत है या नहीं है, बस पतंग के साथ में उड़ते रहते हैं एक तरीके से। जो रूह होते हैं अपने, इन रूह, ऐसा मान लीजिए रूह उनके पंख का काम करते हैं। जैसे पक्षी के पंख नहीं होते, पर हो जाते होते हैं, उनसे जो उड़ते हैं, वैसे ही इनके क्या होते हैं, वो रोह हैं, ये छिद्र जो हमारे हैं, इनसे वो उड़ते हैं, ऐसा लगता है। रौंदर जो आगे वर्ड आएगा, है ना, उनसे रंध्रों से उड़ते हुए नजर आते हैं। उनको ये भी पता नहीं रहता कि छत है कहीं गिर न जाए, और कभी कभी पैर फिसल भी जाता है, थोड़ी बहुत नीचे गिर भी जाते हैं, लग जाती है तब तो थोड़े डर जाते हैं कि लग गई। कभी गिर गए और नहीं लगी तो और जैसा जोश आता है और ज़्यादा,
और हिम्मत आ जाती है, लगी नहीं, इसका मतलब फिर वो डर खुल जाता है, फिर तो और ज़्यादा छतों पे भागते हैं। तो ये सारी बातें इंटरेस्टिंग हैं बहुत ज़्यादा, और अपन पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बस मेरे साथ पढ़ोगे तो ही आपको याद हो जाएगा, बस रिकॉल ही तो करना है यार, 12 मार्क्स का मामला है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि प्रकृति के निरंतर, अच्छा देखो आपने लिखा क्या, भादो गया, इसका मतलब जो सीज़न है, जो ऋतुएं हैं कुछ चेंज होती है, हमारे प्रकृति का नियम है, वही थोड़ा सा मन से लिखना बड़ा ईजी है कि प्रकृति के निरंतर परिवर्तन के, जो हम नेचर है परिवर्तन तो होगा, चेंज होगा, कभी सर्दी आ जाएगी, कभी गर्मी आ जाएगी, कभी वर्षा ऋतु आ जाएगी, के कारण वर्षा ऋतु जो अर्थात भादवे का महीना बीत गया। यही तो बात लिखी हुई थी कि भादो गया, बौछारें गई, भादो गया, ठीक, भादो गया, बीत गया। तन मन को भिगोने वाली बारिश की बौछारें समाप्त हो गई। अब भाई बौछारें गई, भादो दोनों चले गए, ठीक है, इजी, पहली लाइन लिख दी अपन ने। खरगोश की लाल आंखों के समान लाल सवेरा अपनी चमक के साथ उदित हो गया या उदय हो गया, इसको आप उदय भी लिख सकते हो। लाल सवेरा बिल्कुल एकदम रेड कलर से, खरगोश की जो लाल लाल आंखें होती है उनके समान जो सवेरा है वो एकदम उदय हो गया। यानी कि अपन ने 2 लाइनें पढ़ ली यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गए। फिर अपन बात करते हैं सर्दी की, कि सर्दी की धूप, वहाँ जो चमकीला शब्द है ना, वो चमकीला का मतलब है धूप से, ये ऐसा थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है। सर्दी की ऋतु जो है वो धूप की तेज चमकती हुई साइकिल को तेजी से चलाते हुए पुलों को पार करते। ऐसा अब ये मत सोचना कि साइकिल कैसे चलाएगी, सर्दी कैसे साइकिल चलाती होगी, तो ये है कि बड़े बड़े पुल को पार करने, मतलब अपन को धूप जो आती है ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ से निकल के धूप आ गई, वैसे ही बड़े तेज़ साइकिल को चलाते हुए पुलों को पार करते हुए, साइकिल का मतलब थोड़ा फील करना है, ठीक है, वो धूप के धूप से मतलब है, वो करते हुए आ गई। और यहाँ शरद ऋतु का अब कभी थोड़ी बहुत बातें भी कहते हैं, देखो अपन ने यहाँ तक लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि पुलों को पार करते हुए नई स्टेज चलाते। अब यहाँ से नीचे लेके अपन थोड़ी सी और इनकी थोड़ा कहते हैं ना कि बखान करेंगे इनके बारे में, कि घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये देखो यहाँ पर अपने लिखेंगे कि जो कवि हैं, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी, यहाँ ये लाइन लिखी हुई कि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए, मतलब शरद ऋतु के बारे में और अच्छा बताते हुए और अच्छे से बखान करते हुए कवि कहते हैं कि चमकीली साइकिल की घंटी बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीली सुंदर इशारे करके, धूप जो कभी कभी इशारे करने का मतलब है कभी तेज़ निकलती है कभी कम होती है, इस तरीके से कर करके बुला रही है। कहने का मतलब ये है कि शरद ऋतु आते ही बच्चे अपनी पतंग लेकर उड़ाने ठीक है, पतंग लेकर उड़ाने दौड़ पड़ते हैं। और शरद ऋतु ने अपने आगमन का आकाश को इतना कोमल और हल्का बना दिया ताकि बच्चों की पतंगें आसानी से ऊपर उठ सके, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो माहौल जो हमारा वातावरण थोड़ा भारी रहता है और उस टाइम पर कागज़ की हल्की चीज़ ऊपर उठने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जब साफ मौसम होता है, तेज थोड़ी बहुत हवाएं चलती है, तो आराम से जो है वो पतंगें उड़ पाती है। वही चीज़ लिखी हुई देखो कि हाँ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को और आकाश को इतना मुलायम का मतलब यहाँ पर आकाश का क्या मुलायम बनाएंगे, मुलायम का मतलब हल्का सॉफ्ट, बच्चों के फेवर में बना दिया कि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि आराम से पतंग उड़ सके। बड़ा ईजी है ना, बस वही बात लिखी अपन ने। फिर हो जाएगा कुछ विशेष बातें लिख देंगे, 1-2, ठीक, 1-2 बहुत है, क्योंकि और ज़्यादा होगी भी नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। अगर कुछ टाइम लेता तो फिर कोई बात अलग है। तो कवि ने प्रकृति का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया, बिल्कुल मतलब एकदम मनमोहक प्रकृति का वर्णन किया है। और शरद ऋतु का मानवीकरण इन्होंने किया है, शरद ऋतु के बारे में कुछ ज़्यादा बखान किया है। और तत्सम प्रधान शब्दों का मतलब मोस्टली संस्कृत, तत्सम मतलब संस्कृत वर्ड का इन्होंने यूज़ किया है। बहुत ईजी है ना, ये तो काफ़ी ईजी है, इनमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसी लिखा है उसी अकॉर्डिंग थ्योरी है, ठीक है। फिर बात है दुनिया की सबसे, सेकंड है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब पतंग कितनी हल्की होती है, बिल्कुल पतले कागज़ की बनी होती है, ठीक है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी। अब बांस की पतली कमानी का समझते हो, जो पतंग बनाते हैं, पतंग से पहले आपने ऐसे देखी होगी एक कमान, जो बांस की छोटी सी ऐसे कमानी से, वो तो खैर जानते होंगे आप, ऐसे जो पतंग ऐसी रहती है कमानी से बंधी हुई, और इसमें जो कागज़ फिर ऐसा लगा रहता है, आपको पता ही है, तो पतंग रहती है, तो ये बांस की बनी होती है, तो वो भी साथ में उड़ती है। तो वही लिखा है कि बांस की सबसे पतली कमानी भी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, वो किलकारियाँ, वो काटा एकदम आसमान, मतलब समझ रहे हो ना, उन दिनों की तो बात ही अलग है। और जयपुर का तो माहौल सबसे अलग है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पतंगों का जो सीज़न है, उस टाइम सबसे ज़्यादा पतंगें उड़ाई जाती है, तो जयपुर में सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आपको पता होगा शायद, जनवरी के महीने में, ठीक है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, बड़ा ईजी है ना, तो ये बात तो अपनी वो सेम रहेगी यहाँ तक। तो इसमें कवि ने पतंग, देखो पूरी इस मतलब ये कितना आसान है लाइन लिखना, अगर मेरे साथ ढंग से पढ़ोगे तो। इस पूरे में किसकी बात करिए, पतंग की, लिख दो,
विशेषताओं रंग बिरंगी तितलियों के समान बताया है। किनको? पतंगों को। पतंग क्या बताया? जो रंग बिरंगी तितलियाँ नहीं होती अलग अलग डिफरेंट कलर की, तो जब पतंग अपन उड़ाते हैं तो एकदम आसमान कोई रेड कलर का, कोई येलो, मतलब डिफरेंट तरह की पतंगें उड़ती है, एकदम आसमान मतलब कलरफुल हो जाता है। वैसे इन्होंने कहा कि रंग बिरंगी तितलियों के समान बताया, बस ये चीज़ है ना। ये देखो व्याख्या देखते हैं अपन, और इसमें सेम वही अपना सेम टू सेम। कवि कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कौन होती है? पतंग। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पतंग उड़ सके वह पतंग जो दुनिया के सबसे पतले कागज़ से बनती है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, देख सकते हो आप कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, बिल्कुल वो का वो लिखा अपन है। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बिल्कुल पतला कागज़ का मतलब यहाँ पतंग को ही कहा जा रहा है कि वो दुनिया की सबसे पतले कागज़ जो बनती है वो उड़ सके। और पतंग के साथ साथ पतली लकड़ी, यानी जो बांस की बनी होती है कमानी, ठीक है, वो कमानी भी उड़ सके। पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया को देखकर कवि कल्पना करते हैं कि मानो नाजुक कोमल व हल्की तितलियां आकाश में स्वच्छंद विचरण कर रही है, जैसे खुद तितलियां जैसे एकदम, क्योंकि वो इतना आप कभी नोटिस किया होगा जब पतंगों के मौसम में जब देखते होंगे छत से एकदम पूरा रंग बिरंगा एकदम वो जो अपना आसमान हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई तितलियां उड़ रही हो। ठीक है, और पतंगों को उड़ते देख बच्चों का जो उत्साह है, जो जोश है, वो तो क्या मतलब अलग ही हो जाता है। मैं तो कहता हूँ बच्चों क्या, सब बड़े बुजुर्ग सब उस टाइम पे हुटिंग करते हैं मस्त वाली, और एकदम वो काटा करते हैं। कभी कभी तो खुद की कट जाती है तो भी पास वाले को दिखाने के लिए कह देते हैं कि वो काटा, जबकि कट खुद की हो रही होती है। जब बाद में समेटता है तब पता चलता है कि यार इसकी भी गई। तो वो वाली चीज़ है। सीटियाँ खिलखिलाने की जो आवाज़ है स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की दिन नाजुक दुनिया। ठीक है, बहुत शानदार सी बात है, सब आराम से मन से लिख सकते हो। विशेष में क्या, कवि ने पतंगों से सजे सुंदर आकाश की तितलियों के समान रंगीन संसार से तुलना की है, कंपैरिजन किया है तितलियों का, बिल्कुल सही है। उपमा, देखो जब अपन किसी को हालांकि मैं अलंकार में अच्छे से बता दूंगा और, लेकिन अगर अपन ने पतंगों की तुलना किससे की है? तितलियों से, मतलब हमने उनको उपमा दी है, तो अलंकार कौन सा हो गया? उपमा अलंकार हो गया। और बिल्कुल सरल से शब्दावली की भाषा का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कपास ये क्या मतलब है? तो यहाँ है बच्चों का, बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम रुई की तरह। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को रुई की तरह बताया गया है कि बच्चे जब जन्मते हैं तब से बहुत सॉफ्ट होते हैं। बिल्कुल जो छोटे बच्चे तो आपने देखे एकदम गोलू मोलू जो होते हैं, वो तो बिल्कुल रुई की तरह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हाथ तेज़ी लग जाएगी तो भी जैसे उनका स्किन टूट जाएगी। वो चीज़ है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इसका मतलब बच्चे जब जन्म लेते हैं तब भी रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जब बच्चे दौड़ते हैं छत के ऊपर, हालांकि पूरी बात पतंगों की चलेगी यहाँ पर, ठीक है, कि जब पतंग उड़ती है तब बच्चे छतों पर तेज़ दौड़ते हैं। उनको ये पता नहीं था नीचे क्या पत्थर हैं, आगे टकरा जाएंगे, सब बस दौड़ते रहते हैं। तो मतलब उस टाइम में जो पृथ्वी है, कहते हैं कि वो ऐसे मतलब ऐसी फीलिंग है कि पृथ्वी खुद उनके साथ घूमती है। ठीक है, घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास में, और एकदम जो वहाँ का जो सरफेस है उसको सॉफ्ट बना देती है। और वे दौड़ते हुए बेसुध, उनको पता तो रहता नहीं कैसे दौड़ना है, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट बना देती है। छतों को भी नरम बना देती है। ठीक है, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय गिरने से बचाता है तो उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। अब बच्चे क्या होते हैं कि जब उनको पता नहीं रहता, जब छत पे वो दौड़ रहे होते हैं तो उनको ये नहीं पता कि छत से हम गिर जाएंगे। कभी कभी बिल्कुल छत के किनारे पे पहुंच जाते हैं और वहाँ से गिरने का पूरा चांस रहता है। लेकिन वो खुद का इनका कभी कभी क्या होता है कि ना सॉफ्ट शरीर होता है बच्चों का, बहुत लचीले होते हैं। बड़े होने के बाद उतना सॉफ्टनेस या उतना लचीलापन नहीं रह पाता, तो ये बहुत ज़्यादा ईजिली क्या करते हैं, कभी छत के बिल्कुल कोने पे जाने से ही गिरते हुए भी बच जाते हैं, और बच जाने के बाद उनका जोश और ज़्यादा हो जाता है। ये सारी बातें पहले अपने काम करते हैं, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, 3-4 बात पहले ये पर समझते हैं। तो प्रसंग तो अपना वही रहेगा, प्रस्तुत काव्यांश ये यहाँ तक तो सेम हो गया। इसमें कवि ने बच्चों का जो कोमल शरीर है, कोमल और लचीला होना बताया है, और पतंग उड़ाते समय किसी बात का होश न रखना का भी कवि ने वर्णन इसके अंदर किया है। अभी पढ़ा ना अपने कि खतरनाक स्टंट, जब मतलब कभी कभी एकदम बिल्कुल किनारे पे पहुंच जाते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है। वो सारी बातें बिल्कुल मन से, बहुत ईजी है, जो 4 लाइनों में लिखी हुई बात है वो यहाँ पर लिखनी है बस। ठीक है, अब व्याख्या करते हैं अपन। कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही उनका शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है, बिल्कुल हल्का और सॉफ्ट होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी उनके पैरों को टच करने के लिए बड़ी उतावली रहती है, व्याकुल रहती है ना। व्याकुल पैरों के पास आती है, खुद पृथ्वी आती है,
और जब वे बेसुध होकर, देखो लिखा ना अपने कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध, तो जब वे बेसुध होकर आसपास की स्थिति को जाने बिना ही दौड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि पास में पत्थर है यहाँ पे गिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचते, दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श से कठोर छत भी कोमल बन जाती है। ठीक है, ये बात है। और आप कभी उन्हें पूछ भी लेना, अगर वो नंगे पैर भी बच्चा दौड़ रहा है ना, तो उन्हें आप पूछना कि नीचे लग नहीं रही क्या, आपके चुभ रहे होंगे पत्थर को, नहीं चुभ रहा, मतलब वो उसी, क्योंकि वो एक उत्साह, एक उमंग अलग ही चीज़ होती है। उनके भागते पैरों की आवाज़ से प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मृदंग की भांति मधुर संगीत निकाल रही है। जैसे आवाज़ आती है ना घम घम, एकदम ऊपर जब छत पे दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जिसको मधुर संगीत निकल रहा है। ठीक है, ये बात लिखी हुई देखो यार, कि छतों को भी यहाँ दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को यहाँ पर मतलब है कि छतों की चारों ओर अपने आवाज़ आती है मृदंग की तरह, मतलब मधुर आवाज़, मतलब मधुर आवाज़ हमें निकालते हुए सुनाई देती है। वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पेंग भर, झूला जैसे ऐसे झूलता है ना, वैसे उनको पता भी नहीं रहता, कभी कभी तो यूँ और यूँ ऐसे कैसे होते रहते हैं वो, पेंग भरते हुए। अगर पास में कहीं उड़ती हुई पतंग दिख जाएगी तो छोड़ेंगे नहीं उसको लेने के लिए, कैसे किस हिसाब से भागते हैं, वो भी देखा होगा आपने, उसको चुराने के लिए। और आगे पीछे होते हुए दौड़ते हैं। उसमें बच्चों का शरीर पेड़ की डाली, जिस पेड़ की डाली नहीं होती ऐसे यूँ होकर वापस ऊपर आ जाती है तेज़ हवा के टाइम पर, कभी देखना, लेकिन टूटती नहीं है, वैसे ही पेड़ की डालियों की तरह बिल्कुल सॉफ्ट लचीलापन होता है। और कभी बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल कोने पे आ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि नहीं, बस पतंग में ध्यान रहता है, वहाँ आ जाते हैं, और यहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए तेज़ी से प्रस्तुत नहीं हो सकता। अब उस टाइम पर कौन आएगा, देखो लिखा है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें तो सिर्फ उनकी रोमांचित शरीर का संगीत। खुद ही कंट्रोल करते हैं, कोई बचाने नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स 24 घंटे साथ में थोड़ी ना रहते हैं, वो वाली बात है। तो हाँ, नहीं हो सकते, केवल गिरने के भय से उनको थोड़ा सा डर ज़रूर है कि क्या पता गिर जाएं, तो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं अपने शरीर को, जितना हो सकता है ऐसे लमुड़ जाएंगे लेकिन वापस सीधे हो जाएंगे। ठीक है, उत्साह को रोमांच बनकर उन्हें बचाता है, बस वो उनका जोश, उनका जो डर थोड़ा सा वो बचाता है। आगे वाले पैरा में अपन ये पढ़ेंगे कि ये डर भी खत्म हो जाएगा उन्हें। कभी कभी क्या होता है कि एकदम कोने पे पहुंच गए और जैसे सपोज गिर भी गए, और अगर नहीं लगी तो सोचेंगे अरे यार नॉर्मल है, तो गिर जाएंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगती, तो वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, देखना भी है ना। अभी तो डर रहे हैं, अभी अपन ने ये जो तीसरा पैरा पढ़ा है इसमें इनको बच्चों को थोड़ा सा डर समझा, अभी देखना बच्चों में कैसे डर भी भाग जाएगा। विशेष में क्या लिखेंगे अपन, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। बिल्कुल बच्चों की बहुत ज़्यादा चेष्टा होती है पतंग उड़ाने टाइम, आप कुछ भी कर लो, वो पतंग तो पक्का उड़ाएंगे, और उस टाइम पे तो मतलब लड़ लेंगे पेरेंट्स से कि नहीं, लेकिन मुझे तो जाना है। और अनुप्रास, उपमा, अलंकार, इनका और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर अच्छा एक ध्यान रखना, इसके अंदर मोस्टली उपमा अलंकार तो हर बार होगा, क्योंकि पतंग की कंपैरिजन हुआ है हर किसी से, कभी तितलियों से, तो कभी बच्चों के जोश से, कभी मधुर संगीत से, तो आप समझ जाना उपमा अलंकार तो पक्का है। ठीक है, फिर बात करते हैं चौथे की, कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। मतलब पतंग बहुत ऊंची उड़ जाती है एक नॉर्मल धागे के सहारे, बच्चा भी उसके साथ में चिपका रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो उनके साथ साथ में खुद उड़ रहा है, एकदम बंद जाता है उसके साथ में। आपने देखा होगा, नज़र नहीं हटाएगा, एकदम सीरियस हो जाएगा, हाथ भी दर्द नहीं करेंगे। ठीक है, पतंगों के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी उड़ रहे हैं, बड़ा आसान है। अपने रंध्रों के, रंध्र मतलब ये रों, ये जो रों होते हैं इन, क्योंकि ऐसा मान लीजिए भाई जो बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके तो पंख होते हैं, लेकिन अब बच्चों के तो पंख होते नहीं, तो जो रों है ऐसा मान लीजिए उनके सहारे उड़ रहा है। रों जो हमारे रंध्र होते हैं, छेद जहाँ, वो अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अब समझना, अगर कभी कभी हो भी जाता है, गिर भी गए और बच कर गए तब तो क्या कहना, तो और बच जाते हैं तब तो वो निडर होकर, अब तो फिर सोचते हैं लगी नहीं, नॉर्मल है, हर कोई डरता है, अपन को कोई डरने वाली बात नहीं है, गिर भी गई तो थोड़ी सी लगेगी, तो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, फिर वापस आते हैं, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बड़ी शानदार स्टोरी है। ठीक है, तो अपना प्रसंग तो यहाँ तक सेम रहेगा। इसमें कवि ने पतंग उड़ाते समय बच्चों के सामने आती छतों की खतरनाक स्थिति को बताया है। कितना ईजी है, जो 4 लाइन पढ़ी उसी में से 1 लाइन लिख दी बस। व्याख्या क्या है, कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चों का ध्यान पतंग की डोर, उसकी ऊंचाई और उड़ान पर ही रहता है। जिस प्रकार डोर के सहारे पतंग की ऊंचाई निर्भर रहती है, उसी प्रकार बच्चे की धड़कती पतंग की ऊंचाई उन बच्चों को भी संभाल लेती है। ठीक है, और उन्हें देखकर लगता है कि वे अपने रंध्रों के सहारे पतंग के साथ साथ में उड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा कि पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, ये अपन लिखा कि हमें पता है कि जिस प्रकार पर जो डोर के सहारे पतंग की ऊंचाई निर्भर रहती है, पतंग जो है, पतंग की जितनी ज़्यादा लंबी डोर होगी
उतनी उसकी हाइट बढ़ेगी। सीधी सी बात, जितनी अपन लंबी उसको देंगे उतनी हाइट बढ़ेगी। तो पतंग जो है उसके डोर के सहारे पतंग की ऊंचाई निर्भर करती है। उसी प्रकार जो धड़कती पतंग है, धड़कती पतंग की जो ऊंचाई है उन बच्चों को भी संभाल लेती है। बच्चे पूरे उसी पर डिपेंड रहते हैं, संभाल लेती है और ऐसा लगता है कि बच्चे खुद उनके साथ में से उड़ रहे हों। ठीक है, ये चीज़ है। फिर कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, परंतु अपने लचीले शरीर के कारण बच भी जाते हैं। अभी वो पढ़ा ना अपने, बच भी जाते हैं। तो बचने के कारण उनके मन में जो बचा कुचा थोड़ा बहुत डर था, जो भय था, वो भी अब समाप्त हो गया। और फिर वे अब तो कहते हैं अब तो कोई टेंशन नहीं यार, गिर भी गई थोड़ी बहुत लगेगी। बिल्कुल नो टेंशन, भय रहित, बिना डर के होकर निडरता के साथ चमकते सूरज के सामने फिर से आ जाते हैं और उनकी गति और उत्साह और भी तेज हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई बच्चों के भागते कदमों के समीप स्वयं आ रही हो, ऐसा लगता है। मतलब पृथ्वी भी उनकी हेल्प करती है, उनका डर खत्म हो जाता है और जोश में आते हैं, वो पूरे पूरे दिन पतंग उड़ाते हैं। ये सब बातें हैं, ईजी है। विशेष क्या लिखेंगे कि बच्चे खतरों को झेल कर साहसी बनते हैं, ये बात सीखने को मिली है। एक डर था कि थोड़ी बहुत गिर भी गए तो फिर लग सकती है, लेकिन जैसे पता चला नॉर्मल है यार, संभाल लेंगे। तो मेन चीज़ है कि अगर वो परेशानी या खतरे मोल नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, लाइफ में थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ती है। हालांकि ऐसी भी नहीं, ये तो गलत चीज़ है कि आप छतों पे जाके इनका मतलब छत से गिरना नहीं है, इनका मतलब भय रहित रहना। अगर आप पहले ही सोच लोगे यार इतना बड़ा कंपटीशन है कि 5 लाख ने फॉर्म भरा है, लेंगे तो 500 जनों को, कैसे होगा? 50 लाख ने फॉर्म भरा है, 1000 जनों को लेंगे हम, कैसे सिलेक्शन होगा? अगर ऐसा सोच के फॉर्म ही फिल नहीं करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका? हिम्मत तो पहले ही हार गए। तो हिम्मत रखनी पड़ती है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। जो कहते हैं ना कि हिम्मती है, जीतता वही है। तो ये बात हो गई कि बच्चे झेलकर साहसी बनते हैं। बिल्कुल, जो खतरे मोल लेता है वही निडर और साहसी बनता है तथा दुगने मनोवेग से पुनः अपना कार्य शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हिम्मत नहीं हारते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। तो दुगनी मेहनत के साथ लोग आते हैं। कुछ हैं 1-2 बार में प्रयास छोड़ देते हैं, वो सब बातें हैं। और अनुप्रास ये अलंकारों का यूज़ तो हुआ ही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का यूज़ हुआ है। हालांकि अलंकारों वाली बात मैं फिर बता दूंगा। तो ये छोटी छोटी क्लास है कि एक चैप्टर में जो आपको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आई थिंक पूरा इंटरेस्ट आप ले रहे होंगे और हर चीज़ को आप थोड़ी बहुत नोट भी कर लो। आपके मन में और भी कुछ 1-2 लाइन लिख सकते हो, एकदम मॉडिफाई करके रख लो कि इनको एग्जाम के टाइम में सिर्फ देखना है, बस एग्जाम टाइम में देखना है। एक बार मेरे साथ पढ़ लो, फिर मैं एक बार टेस्ट ले लूँगा, रिवीजन हो जाएगा, फिर कभी और रिवीजन टेस्ट ले लूँगा। ये 12 नंबर का मामला है, बहुत अच्छी मेहनत करनी है इनकी, बिल्कुल कीमत ले लेना। और पता ही नहीं चलेगा, रोज़ की आधे घंटे भी अगर आपने दे दिया इसको, आधा घंटा लगेगा भी नहीं, कभी कभी तो 20 मिनट का भी होगा, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है।